मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज चीनी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व की हम कार्यपालिका और उसके बाद व्यवस्थापिका न्यायपालिका का अध्ययन करें। एक बात चीनी संविधान के संदर्भ में जानना आवश्यक है कि चीन में कोई पदाधिकारी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता कि वह राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या और कुछ है। वह महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि वह दल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होता है और दल में बड़े उच्च पद पर आसीन होता है। चीन में भी राष्ट्रपति का महत्व इसलिए नहीं है कि वह चीन का राष्ट्रपति है, वह इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वह दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री के पद की भी महत्ता इसलिए होती है क्योंकि वह दल का दूसरे या तीसरे नंबर का नेता होता है। तो वहां पर जो भी काम होता है दलगत आधार पर सब निर्णय हो जाता है। सरकार उन निर्णयों का केवल अनुसमर्थन करती है और उसको क्रियान्वित करती है। समस्त प्रकार की नीतियों का निर्माण, चाहे आंतरिक नीति हो चाहे विदेश नीति हो, ये सब दलगत स्तर पर पहले होते हैं और दल के जितने भी प्रमुख नेता हैं जो मिलकर के दल की नीतियों का निर्धारण करते हैं, ये सब शासन में विभिन्न उच्च पदों पर बैठे होते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्य परिषद के विभिन्न सदस्य, केंद्रीय सैनिक आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, वहां की संसद के मुखिया, ये सब के सब साम्यवादी दल के महत्वपूर्ण नेता होते हैं और ये दल के प्रमुख नेता होने के नाते शासन में विभिन्न उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसलिए चीन में चूंकि एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है, इसलिए दल में और शासन में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। जो दल कहेगा वही शासन कहेगा, जो शासन कहेगा वह दल कहेगा, वह दल मानेगा नहीं। जो दल कहेगा सरकार के सभी अंग दल की नीतियों को क्रियान्वित करने के साधन मात्र है। क्योंकि दल और शासन में कोई अंतर नहीं होता, जो दल में होते हैं वही लोग शासन में होते हैं, इसलिए यहाँ पर समन्वय बना रहता है। किसी प्रकार का विरोध करने की तो यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर कोई विरोध होता नहीं, कोई विरोध कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र कार्य होता है दल की नीतियों का समर्थन करना। और यदि कोई व्यक्ति, दल का कोई सदस्य यदि एकाध सदस्य की यदि किसी दल की नीतियों का विरोध करता है तो अगले दिन वह कहाँ जाएगा पता नहीं चलता। तो देखें चीन में कार्यपालिका के विषय। चीन की कार्यपालिका 3 भागों में बटी हुई है। एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दूसरा राज्य परिषद और तीसरा है केंद्रीय सैनिक आयोग। राष्ट्रपति देश का सर्व प्रमुख नेता होता है। वही व्यक्ति चीन की साम्यवादी दल का महासचिव होता है। आपको यह बता दूं कि साम्यवादी दल में अध्यक्ष का पद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साम्यवादियों की धारणा है कि अध्यक्ष का पद कहीं पर भी तानाशाही और निरंकुशता का प्रतीक होता है। इसलिए दुनिया के किसी भी देश में, भारत में भी यदि साम्यवादी दल है तो उसमें अध्यक्ष का पद नहीं होता, महासचिव का पद होता है। ये बात और है कि महासचिव अध्यक्ष से भी ज्यादा निरंकुश होता है। वह चीफ इन चीफ होता है, वह सर्वे सर्वा होता है, आल इन आल होता है, लेकिन उसको महासचिव कहते हैं। तो यहां पर 3 संगठन हुए। एक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये एक भाग हुआ। दूसरा है राज्य परिषद, तीसरा केंद्रीय सैनिक आयोग। तो देखिए
जो राष्ट्रपति है अभी चीन में, वह दल का महासचिव मतलब दल का मुखिया है, और वही व्यक्ति केंद्रीय सैनिक आयोग का भी मुखिया है। तो राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है, आज 3 महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं चीन में। राष्ट्रपति भी हैं, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और दल के महासचिव हैं। तो इस प्रकार से ये 3 भाग हैं। राष्ट्रपति देखें, राष्ट्रपति के बारे में, जिस चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे माओ से तुंग, और उप और प्रधानमंत्री से चाउ एन लाई। इन्होंने मिलकर के, इन दोनों नेताओं ने मिलकर के चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की, और लंबे समय तक चीन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। इसके बाद 1978 का 75 का संविधान आया, 78 का संविधान आया, इसमें से राष्ट्रपति का पद को समाप्त कर दिया गया था। 1982 में जो अभी संविधान वहां का चल रहा है, उसमें राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। तो राष्ट्रपति पहले देख लें, उसकी योग्यता है चीन का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए। दुनिया के अन्य देशों में 35 वर्ष माना गया है लगभग, लेकिन चीन में 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा है उसमें राष्ट्रीय जन कांग्रेस मतलब संसद की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, और दल का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि दल का सदस्य हुए बिना वह व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आपको शासन को भी पद प्राप्त करना है चीन में, तो सबसे पहले आपको साम्यवादी दल का सदस्य बनना पड़ेगा। इसका निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस अपने पूर्ण अधिवेशन में करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस मतलब संसद, एक सदनात्मक संसद जिसके सदस्यों की संख्या लगभग 3000 है। इसकी अवधि 5 वर्ष की है, लेकिन संविधान कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन शी जिनपिंग ये अपना दूसरा कार्यकाल मार्च 2023 में पूरा कर लेंगे, और इन्होंने यह व्यवस्था कर दी है कि संविधान के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए। कौन सा प्रावधान? 2 कार्यकाल से अधिक के कार्यकाल पर प्रतिबंध। तो उन्होंने यह व्यवस्था कर ली है, और वो 2023 के बाद पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, ऐसा संविधान विशेषज्ञों का मानना है। और उसके पदच्युति के बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं है। वैसे पदच्युति तब होती है जब अकेला पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है, तो उसका पदच्युत कर देते हैं। कौन दल से पहले हटाते हैं, उसके बाद शासन से तो वह हट ही जाता है। देखें कार्य पर शक्तियां। सबसे पहले संविधि के बारे में आदेश जारी करना। संविधि का मतलब होता है संसद द्वारा निर्मित कानून। तो संसद जिन कानूनों को पारित करती है उसके बारे में आवश्यक आदेश निर्देश जारी करता है। दूसरा है राज्य परिषद की नियुक्ति। राज्य परिषद के ये जितने भी सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर, मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री, आर्टिकल जनरल महासचिव, ये सब मिलकर के राज्य परिषद का निर्माण करते हैं। तो राज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सबकी नियुक्ति करना। तो जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां हैं, या राजदूत हो, इन सभी के बारे में राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है, आदेश राष्ट्रपति जारी करता है। फिर क्षमा प्रदान करना, उसे अपराधियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है। वह युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। देखिए, दुनिया के दूसरे देशों में संसद को युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार है। फिर देश में मार्शल लॉ लागू करना, सैनिक शासन। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक शासन। यदि देश में आंतरिक व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो जाए
कि सामान्य कानूनों के द्वारा देश में शांति स्थापित करना बहुत कठिन हो, मुश्किल हो, तब सैनिक शासन की घोषणा की जाती है। वैसे अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कठोरता है, कड़ाई है, लेकिन फिर भी संविधान में प्रावधान है, वो मार्शल लॉ की घोषणा करता है। फिर वैदेशिक संबंधों का निर्धारण करना, संचालन करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, विदेशों से संबंधों की स्थापना करना, राजदूतों का आदान प्रदान करना, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राजदूतों का स्वागत करना, ये सब राष्ट्रपति के कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना। दुनिया में जहां कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होते हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी ये जाकर के चीन देश का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर संधि समझौता करना, विदेशों से संधि समझौता करना, ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। मतलब राष्ट्रपति के हाथ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक, वैदेशिक, प्रशासनिक आदि व्यापक अधिकार उसको सौंपे गए। दिखता है ये बिल्कुल छोटा सा, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत व्यापक हैं, क्योंकि वह दल का सर्वे सर्वा होता है और फिर सरकार का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। इसलिए वह वास्तविक रूप में शक्तिशाली होता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी वही राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है जो संसद के रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। उसकी योग्यताएं, उसकी अवधि, ये तमाम चीजें भी राष्ट्रपति के समान हुआ करती है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वह दल का तीसरे चौथे नंबर का मुखिया होता है, तीसरे चौथे नंबर पर उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। और उपराष्ट्रपति का काम है, वैसे भारत में, अमेरिका आदि देशों में उपराष्ट्रपति को द्वितीय सदन का सभापतित्व करने का अवसर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा काम रहता नहीं है। लेकिन चूंकि चीन में एक सदनीय व्यवस्था है, वहां पर दूसरा सदन है ही नहीं, इसलिए उपराष्ट्रपति को यहाँ का अध्यक्षता करने का भी अवसर नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति का काम है राष्ट्रपति की सहायता करना और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कार्यों का संपादन करना। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सहायता के लिए ही पद ग्रहण करता है, उसका काम है राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करना। यह है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब दूसरा भाग आता है राज्य परिषद। इस राज्य परिषद को बोलचाल की भाषा में मंत्री परिषद कहा जा सकता है। इस राज्य परिषद में, स्टेट काउंसिल में कितने प्रकार का सदस्य होते हैं? एक प्रधानमंत्री होता है, कुछ उप प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब 3-4 उप प्रधानमंत्री होते हैं। फिर स्टेट काउंसिलर होते हैं, ये एक नया पद होता है, राज्य पार्षद कहा जा सकता है इसको। फिर मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब इस प्रकार से मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री। फिर ऑडिटर जनरल होता है, से भारत में महालेखा नियंत्रक परिषद होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर ऑडिटर जनरल होता है। और आखिरी में होता है महासचिव। इतने 60-70 लोगों को मिला करके एक बृहद राज्य परिषद का गठन किया जाता है। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इन सब का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। व्यवहार में क्या होता है? दल इन सभी सदस्यों के नामों का निश्चय करता है पार्टी। जब दल की मीटिंग होती है तो किस पद पर किस व्यक्ति को निर्वाचित किया जाए, नियुक्त किया जाए, ये सब सूची दल के स्तर पर तैयार कर लिया जाता है और उस सूची को प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति तो होते दल में ही। और ये लोग के उन व्यक्तियों का नाम की घोषणा करते हैं और इन सब के निर्वाचन की एक औपचारिक प्रक्रिया राष्ट्रीय जन कांग्रेस से पूरी कर ली जाती है। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस कभी भी किसी प्रस्ताव को, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने पेश किया हो, अस्वीकार नहीं करती, नहीं कर सकती।
क्योंकि वही सूची राष्ट्रीय जन कांग्रेस को भेजी जाती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में पूरी सूचियों को पढ़ करके एक बार सुना देते हैं और मतदान लेते हैं, सबको हाथ उठा देते हैं। इसका काम क्या है जरा देखें। अच्छा, इसकी मीटिंग के बारे में, जिस प्रकार से हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है, प्रधानमंत्री का पद है, मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, चीन में भी ये सब होते हैं। लेकिन जब स्टेट काउंसिल की मीटिंग होती है जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, उस मीटिंग में केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर और महासचिव, इतने ही लोग उस मीटिंग में भाग लेते हैं। इनकी संख्या लगभग 8-10 के आसपास होगी। ये 8-10 लोग मिलकर के सभी प्रकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं और वो अपने मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों को दे देते हैं और उसको वो क्रियान्वित करते हैं। तो पूरे मंत्रिपरिषद, पूरे राज्य परिषद के सभी सदस्यों की मीटिंग कभी नहीं होती। ये है कार्य, आदेश निर्देश जारी करना, मंत्रालयों के लिए आदेश निर्देश जारी करना कि मंत्रालय किस प्रकार से काम करेंगे। फिर है विधेयक तैयार और प्रस्तुत करना। राष्ट्रीय जन कांग्रेस से स्वीकृति लेने के लिए जैसा दल निर्देश देगा उसी के अनुरूप विधेयक तैयार करना, विधेयक तैयार करके राष्ट्रीय जन कांग्रेस की बैठकों में पेश करना, ये इसका काम है। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस में जो भी विधेयक पेश किया जाता है वह पारित हो जाता है, क्योंकि विधेयक मूलतः किसने बनाया? दल ने बनाया। उसे दे दिया मंत्रिमंडल को या राज्य परिषद को। राज्य परिषद का कोई मंत्री राष्ट्रीय जन कांग्रेस की बैठक में उस विधेयक को पेश करता है और विधेयक पारित हो जाता है बिना किसी बहस की। फिर है समन्वय करना, मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय करना, क्योंकि समन्वय बहुत आवश्यक होता है किसी भी समय पर। फिर बजट बनाना, बजट पेश करना। बजट बना करके बजट कहाँ पेश किया जाएगा? संसद में। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की बैठकों में बजट पेश किया जाता है। फिर है आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाना। कभी चीन बहुत ही पिछड़ा हुआ राष्ट्र माना जाता था, कम से कम 1975-80 तक तो बहुत ही पिछड़ा, भले साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी लेकिन बिल्कुल उतना प्रगति नहीं कर पाया था। और आज देखिए पूरी दुनिया में छा गया है कि यहाँ तक कि हमारे ड्राइंग रूम से भी और आगे बढ़ करके वह किचन तक और बेडरूम तक भी उसकी पहुंच हो चुकी है। इतना ज्यादा वहां पर आर्थिक और शैक्षणिक विकास योजनाएं इतनी अधिक बन गई हैं कि वहां पर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। वहां पर हर व्यक्ति काम करता है और हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। तो विकास योजनाएं, आर्थिक और विकास योजनाएं तैयार करना और उसको क्रियान्वित करना। फिर है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, स्वास्थ्य आदि के बारे में आवश्यक योजनाएं बनाना। इकाइयों पर नियंत्रण और संचालन करना। वहां पर जो विभिन्न इकाइयां हैं उन इकाइयों का नियंत्रण करना, उनका संचालन करना, उनको आवश्यक आदेश निर्देश जारी करना, विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय की स्थापना करना ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। वहां पर खैर विवाद उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इन इकाइयों के शासन का, प्रशासन का संचालन करना, नियंत्रण करना, पूरे राष्ट्र की एकता को बनाए रखना। और आखिरी है व्यापार पर नियंत्रण करना, चाहे देश के अंदर व्यापार हो चाहे विदेशी व्यापार हो, इन सभी व्यापारों पर नियंत्रण करने का काम मंत्री राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। जहां तक फिर है वैदेशिक संबंधों की स्थापना करना। राष्ट्रपति के साथ मिलकर के वैदेशिक संबंधों की स्थापना करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। फिर है शांति व्यवस्था की स्थापना करना। मंत्रिमंडल पर, राज्य परिषद पर पूरे देश में शांति व्यवस्था की स्थापना करने की जिम्मेदारी। और आखिरी है राजनीतिक जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होकर काम करना। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में जो भी प्रश्न पूछे जाएं, इन प्रश्नों का जवाब देना राज्य परिषद के सदस्यों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से राज्य परिषद को पूरी तरह से राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या चीन में
संसदीय शासन की स्थापना की गई है या अध्यक्षात्मक पद्धति है। तो चीन में न तो संसदीय व्यवस्था है न अध्यक्षीय व्यवस्था है। चीन में राष्ट्रपति है, शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण है, वह सर्वोच्च व्यक्ति होता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पद भी है, मंत्रिमंडल की है। मंत्रिमंडल को संसद के प्रति, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। तो ऐसा लगता है कि संसदीय उत्तरदायित्व है यहाँ पर, लेकिन यह सब केवल दिखाने का है, केवल दिखाने के लिए सब चीजें हैं। बाकी यहाँ पर जो भी होता है दल के द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। वहां पर दल में जो व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह सबसे उच्च पद पर शासन में प्रतिष्ठित होता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री है वह, अभी तो इसलिए है क्योंकि वह दल का दूसरे नंबर का नेता होता है। जो उप प्रधानमंत्री होते हैं इनकी संख्या 3-4 होती है। ये उप प्रधानमंत्री भी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि वो उप प्रधानमंत्री है, इसलिए कि वो दल के प्रमुख सदस्य, प्रमुख नेता होते हैं। तो ये मंत्रिमंडल की स्थिति, वैसे इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि शांति व्यवस्था, देश की सुरक्षा करना, ये तमाम चीजें इसके अधीन आती हैं और इसलिए इसकी स्थिति महत्वपूर्ण होती है। अब देखें, तीसरा है केंद्रीय सैनिक आयोग, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। ये एक नया अंग है। क्या है? केंद्रीय सैनिक आयोग में एक अध्यक्ष होता है, कुछ उपाध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं करता संविधान। तो कौन निर्धारित करेगा? अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष कौन होता है? जो दल का महासचिव होता है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, वही व्यक्ति केंद्रीय सैनिक आयोग का भी अध्यक्ष होता है। तो जो अभी शी जिनपिंग हैं, चीन के राष्ट्रपति, वही केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष भी और वही दल के महासचिव भी। तो एक केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन किया गया, इसमें इतने सदस्य होते हैं। ये सब भी उपाध्यक्ष और सदस्य भी दल के प्रमुख नेता होते हैं। इसका काम क्या है? सेना का संगठन करना, सेना का संचालन करना, उन्हें आदेश निर्देश देना और उस पर नियंत्रण रखना। तो सेना के बारे में अंतिम जिम्मेदारी केंद्रीय सैनिक आयोग को दी गई है। तो सेना का संचालन करना, किस प्रकार से संचालन करना, तमाम चीजें। अभी जैसे कि ताइवान की घेराबंदी हुई थी चीन के द्वारा, ये सब केंद्रीय सैनिक आयोग ने आवश्यक निर्णय लिया था कि जाओ ताइवान को चारों तरफ से घेरो और उसको थोड़ा डराने धमकाने की कोशिश करो। तो ये है चीन की कार्यपालिका। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि चीन में साम्यवादी व्यवस्था है और साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत साम्यवादी दल जो करता है, जो निर्णय लेता है, शासन उसको क्रियान्वित करने का काम करता है। यह है चीन की कार्यपालिका। आपको